नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्रोत्साहन देते हुए फ्लिपकार्ट ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलाया हाथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू पर किया हस्ताक्षर। गिरिराज सिंह ने कहा, स्वयं सहायता समूहों के ग्रामीण उत्पादों को भारत समेत विदेशों में लोग करते हैं पसंद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किसानों के लिए मनरेगा हाट बाजार की शुरुआत। मनरेगा हाट बाजार से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को दिया जा रहा है बढ़ावा। स्थानीय मछली पालन करने वालों को भी मिला है अपने ही गांव में बाजार। इसके साथ ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने पटना और चेन्नई मेट्रो शहर में नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का किया शुभारंभ। ट्राइब्स इंडिया ने देश भर में अपने रिटेल नेटवर्क का 147 आउटलेट तक किया विस्तार। अर्जुन मुंडा ने कहा, देश के करोड़ों आदिवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। सरकार की खास पहल, नारी से खरीदारी। ग्रामीण महिलाओं का भी हो रहा है सशक्तिकरण। इस पहल के शुरू होने के बाद महिला उद्यमियों से जमकर खरीदारी कर रहे हैं स्थानीय लोग। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल देते हैं और बात करते हैं डिजिटल के बढ़ते दायरे की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है ताकि जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको विस्तार दिया जा सके। इसके लिए इसको लेकर एक समझौता करार किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके और जो रोजगार की संभावनाएं वो भी बढ़ के निकल के आए। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्रोत्साहन देते हुए फ्लिपकार्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ करार किया है। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के ग्रामीण उत्पादों को भारत समेत विदेशों में भी लोग काफी पसंद करते हैं, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से उन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। साझेदारी, राष्ट्रीय बाजार पहुंच, ज्ञान और प्रशिक्षण की मदद से ग्रामीण आजीविका को भी विस्तार मिलेगा, बढ़ावा मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबार और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है इसके ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदाय की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लक्ष्य के साथ ये करार जुड़ा हुआ है, इसीलिए समझौता हुआ है। एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी वार्षिक आय बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष करने का एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। एमयू से ग्रामीण महिलाएं फ्लिपकार्ट के 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पाद सीधे तौर पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेच पाएंगी। भारत के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों की शिल्पकारी को तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया गया है। उनका जो हुनर है उसको विश्व स्तर पर एक पहचान मिलेगी, लोकल से ग्लोबल बनने का एक मौका है। इसी के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता हुआ है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने धनतेरस के पावन अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को उनकी वार्षिक आय बढ़ाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा करने के लिए मार्गदर्शन दिया है। इस प्रेरणादायक और आकांक्षी मिशन 1 लाख रुपए बताते हुए मंत्री ने कहा कि गांवों में बदलाव लाने के लिए एक गेम चेंजर पहल साबित हो सकती है। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 2 नवंबर को उत्पादक महिलाओं की कंपनियों के निदेशक मंडलों के साथ बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने महिलाओं को यह मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे में निहित भाव से प्रेरणा ग्रहण करने की अपील करते हुए गिरिराज सिंह ने टीम से कहा कि स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी के कुछ ही सदस्यों द्वारा 1 लाख रुपए सालाना आय का लक्ष्य हासिल करना काफी नहीं है। सही मायने में समूह के सभी सदस्यों की सालाना आय अवश्य इतनी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीदियों का मार्गदर्शन किया है और कहा है कि उन्हें अवश्य यह सोचना चाहिए कि वे अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए योजना बनाएं और इसे साझा करें। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें इसे साकार करने में मदद करेंगी। उन्होंने भी कहा कि अब यह आंकड़ा एसएचजी सदस्यों के रूप में 8 करोड़ महिलाओं तक पहुंच गया है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज है, जबकि एनपीए महज 2.8% है।
और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और नेफेड की विशेष पहल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया ताकि उनके हुनर को और विस्तार दिया जा सके, उनकी क्षमताओं को और बढ़ाया जा सके। रोजगार के माध्यम भी आगे निकल के आएंगे। केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में आयोजित किया गया एक वर्कशॉप जिसमें जो स्थानीय जो किसान हैं उनको आधुनिक तरीके से उनको प्रशिक्षित किया गया है। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को संवेदनशील बनाना है कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसान सिर्फ खेती पर निर्भर न करें, छोटे छोटे उद्योग में भी शामिल होकर अपनी आय को वो बढ़ा सकते हैं। ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद आधारित ब्रांड कोरी गोल्ड को विशेष रूप से विकसित करने का लक्ष्य शामिल किया गया था। इस जो शुरुआत हुई थी इसके लगभग 18 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों की वर्कशॉप में लोगों ने शिरकत की। लोगों जो स्थानीय किसान थे उन्होंने भाग लिया। वर्कशॉप में पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग कंपोनेंट के बारे में भी बताया गया कि जो अपने उत्पाद हैं अब उसको कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे उनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत 10 उत्पादों के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं किसानों के साथ। कृषि विज्ञान केंद्र की इसमें बड़ी भूमिका रही है। विपणन और ब्रांडिंग समर्थन के लिए नेफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया ताकि जो आर्थिक आमदनी उसको बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद है कि जो स्थानीय किसान हैं उनको उद्योगों से जोड़ा जाए। मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है और यही योजना का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो कंपटीशन है बाजार का उसे कैसे किसानों को शामिल किया जाए। सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना भी योजना का एक मुख्य उद्देश्य है क्योंकि सहकारी समितियों की जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत है। हर गांव के आसपास आपको सहकारी समितियां मिल जाएंगी। तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना भी एक योजना का मुख्य उद्देश्य यानी कि डिजिटलाइजेशन और जो टेक्निक है वो भी किसानों तक हस्तांतरण किया जाए। 10,000 करोड़ रुपए की परिव्यय का एक मंसूबा यानी कि इस योजना के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें किसानों को तकनीक से जोड़ा जाएगा और दो करोड़ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता देने का भी एक परिकल्पना है। इस योजना के माध्यम से जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को छोटे छोटे उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की खास पहल नारी से खरीदारी रंग ला रही है। महिला उद्यमों से खरीदारी को बढ़ावा देने गए इस पहल के शुरू होने के बाद लोग महिला उद्यमों से जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की संकल्पना और महिला कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की खास पहल नारी से खरीदारी मुहिम के तहत इन दिनों त्योहारी मौसम में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल आज हर भारतीय के लिए एक मिशन बन गया है। इस दिवाली में लोग अपने स्थानीय कामगारों का ख्याल रख रहे हैं, उनसे उनके बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल हम जितना अधिक वोकल फॉर लोकल होंगे उतना ही हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी। इस मुहिम से महिला उद्यमियों में काफी खुशी का माहौल है। बड़े बड़े मॉल हैं, शोरूम्स हैं, वहाँ तो सभी चले जाते हैं शॉपिंग करने, लेकिन एक जो लेडीज़ अपनी जब प्लेटफॉर्म पे आती है, बिजनेस करने के लिए आती है, उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। घर देखना होता है, परिवार देखना होता है, फैमिली देखनी होती है, बच्चों को देखना है, उसके साथ साथ उसे बिजनेस करना बहुत एक बड़ा टास्क होता है। और इसके सपोर्ट में उन्होंने जो बोला है कि लेडीज़ों से करें शॉपिंग, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने जो मैसेज दिया है लोगों को, वो बहुत हमारे लिए सराहनीय है। हम औरतों को और बढ़ावा मिले और हमारे परिवार भी और ज़्यादा अच्छा वो करेंगे और ये जागरूकता और लेडीज़ में भी होनी चाहिए कि वो हमारे पास आएँ और हम ही से ज़्यादा ख़रीदारी करें और हमारे सामान को भी बढ़ावा दें और प्रोत्साहन दें। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस दिवाली लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत अपील करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए #नारी से खरीदारी नामक एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से इस दिवाली पर महिलाओं के हाथों से बनी चीजों को खरीदने के लिए कहा है। आपने दिवाली की इस खरीदारी के वक्त देखा होगा बाजार में उस महिला को जो दिए या फूल बेच रही है, उसको भी देखा होगा जो दिवाली की डेकोरेशंस बेच रही हो। शायद उसको याद करें जो सलवार सूट सिलने में माहिर हो, जो आपकी पसंदीदा साड़ी आपको दिखाए। इस दिवाली पे जब आप खरीदारी करें, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय आह्वान को जरूर स्वीकारें, दैट बी वोकल फॉर लोकल। लेकिन मेरी ओर से एक विशेष आग्रह है कि आप इस दिवाली करें नारी से खरीदारी।
उम्मीद की जानी चाहिए कि वोकल फॉर लोकल और नारी से खरीदारी जैसी छोटी सी कोशिशों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम साबित होगा। तो आइए इस दीपावली पर इन दोनों मिशनों का समर्थन करें और हमारे स्थानीय महिला उद्यमियों को सशक्त बनाएं। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वर्चुअल माध्यम से 4 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का शुभारंभ किया है, एक पटना में और 3 चेन्नई मेट्रो में। इसके साथ ट्राइब्स इंडिया ने अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार देश भर में 147 आउटलेट्स तक कर दिया है। जैसा कि भारत इंडिया @75 के लिए अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास को एक जन आंदोलन में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ट्राइफेड वास्तविक रूप से वोकल फॉर लोकल पर फोकस के साथ अपने आधार के साथ काम कर रहा है और डिजाइन और कार्यान्वयन दोनों के कल्याण पर जोर दे रहा है और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में अपने प्रयासों को फिर से समर्पित करते हुए ट्राइफेड कई पथ प्रदर्शक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों और उत्पादों को बढ़ावा देने और विपणन करने में शानदार काम कर रहा है। जनजातीय हस्तशिल्प और हथकरघा और वन धन नेचुरल्स और प्रतिरक्षा उत्पादों के विपणन के लिए 4 नए ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि अर्जुन मुंडा ने 2 नवंबर 2021 को पटना और चेन्नई मेट्रो आउटलेट खोलते हुए ये टिप्पणी की थी। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि सरकार देश भर के आदिवासी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही कारण है कि बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों की आजीविका, रोजगार, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही के दिनों में परिवर्तनकारी पहल की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस अभियान को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो हम आदिवासियों के लिए पूरी तरह से परिवर्तित भविष्य की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के उत्पादों को पूरे देश के बाजारों से जोड़ने का एक सुनहरा प्रयास है। और आप बात करते हैं मनरेगा की और आपको दिखाते कैसी कहानी। मनरेगा रोजगार देने का तो एक योजना है ही, रोजगार देने का एक विकल्प तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मनरेगा के माध्यम से जो स्थानीय किसान हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। सीतापुर में मनरेगा हाट बाजार की परिकल्पना को साकार किया गया है, यानी कि जो अब स्थानीय सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं या मछली पालन करने वाले जो किसान हैं उनको अपने नजदीक ही एक बाजार मिल गया है और इससे उनकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ रही है। पेश है खास रिपोर्ट। ये है मनरेगा हाट बाजार। चौंक गए ना आपको लग रहा होगा मनरेगा तो सिर्फ सड़क, नाली या तालाब बनाने के लिए ही है, पर अब ऐसा नहीं है। कुछ जागरूक जिला प्रशासन मनरेगा को एक नए तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं। इससे 2 फायदे, गांव के छोटे किसानों, युवाओं को रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही गांव में बदलाव भी हो रहा है। अब इस मनरेगा हाट बाजार को देखिए, सब्जी किसानों से लेकर स्थानीय उत्पाद या राशन की दुकान, सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। यहाँ पर एक नवीन प्रयोग जो है किया गया नरेगा की टीम द्वारा। तो यहाँ पर प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को एक हाट बाजार लगती थी, जो कि बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से लगती थी। बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते थे पर यह तक अपनी दुकानें लगाकर बैठ जाते थे। उसी स्थान पर एक मनरेगा के जो भी स्कीम्स, जो मनरेगा स्कीम है, इसी का प्रयोग करके हमने एक जो है पूरा हाट बाजार का निर्माण कराया गया, जिसमें जितने भी दुकानदार हैं उनके बैठने के लिए शेड का निर्माण कराया गया। मनरेगा हाट बाजार की वजह से यहाँ के किसान अब सब्जी की खेती ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सब्जी बेचने के लिए उनके गांव में ही एक मनरेगा हाट बाजार है, जहां वो अपनी उत्पादित सब्जी बेच सकते हैं और अच्छी कीमत पा सकते हैं। जी, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। अब तो ये जो बाजार का जो बिल्डिंग बन गया ना, इसकी वजह से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मतलब तो पहले सामान रखने में दिक्कत होती है सब्जी उब्जी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। पहले आते थे तो पहले यहाँ रखे थे, बाजार अच्छे से लग नहीं पाती थी, बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। लेकिन अब आते हैं, अच्छा सामान मिल जाता है। पहले बाजार लगती थी, बारिश की वजह से सामान भी गंदा हो जाता था। अब आते हैं तो अच्छा साफ सामान मिलता है मूल्य पर। और हमारे गांव की बाजार है, हमारे गांव की बाजार होने से हमें बहुत सारी सुविधाएँ हैं, दूर जाना नहीं पड़ता है। पहले जो दुकानदार हैं उनका भी सामान ठीक नहीं रहता था, बाजार लगाने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, बारिश में धूप भी लगती थी। मनरेगा हाट बाजार ने इस गांव को आर्थिक तरक्की का एक नया रास्ता दिखाया है। मनरेगा हाट बाजार में सब्जी किसान के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, अनाज बेचने वालों के लिए अलग और स्थानीय उत्पादों के लिए अलग जगह।
यही वजह है कि मनरेगा हाट बाजार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद की है। एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरा इसकी प्लानिंग हुई और इसका निर्माण हुआ। तो ये एक कार्य था जिससे लोकल जो वहाँ के लोग थे उनका भी अपलिफ्टमेंट हुआ, रोजगार के माध्यम से भी, और एक सोशल कैपिटल जो क्रिएट हुई इसके द्वारा। मनरेगा हाट बाजार से सिर्फ किसानों को ही नहीं, यहाँ की युवाओं और महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है। जब से बाजार नहीं बनी थी तो समस्या थी कि बारिश के मौसम में हमको जो है एक तो समय नहीं मिल पाता था कि हम बाजार लगाए का, ग्राहक भी वापस हो जाया करते थे और प्रायः बारिश की वजह से जो हमारा सामान था वो भी भीग जाता था। लेकिन जब से बाजार बनी हुई है तब से हमको बड़ी राहत है, ग्राहक भी ज़्यादा आ रहे हैं, हमारा मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा है। मनरेगा हाट बाजार की वजह से ही मछली उत्पादित करने वाले किसानों को भी एक नया बाजार मिला है। बगल में एक तालाब है तो वहाँ पर भी तालाब में मछली पालन और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्लान है। छोटे छोटे तालाब में वो मछली पालते हैं और इसी बाजार में आकर बेच देते हैं। इससे उनकी आर्थिक तरक्की भी बढ़ रही है। सीतापुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और दिवाली का त्यौहार आने के साथ ही देश में वोकल फॉर लोकल जन जन की आवाज बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के मुहिम से स्थानीय उत्पाद वैश्विक बन रहे हैं। अब स्वदेशी संघ उत्सव जनसेवा देश सेवा का जरिया बन रहा है। दिवाली की खरीदारी करते वक्त लोग बाजार में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज स्थानीय उत्पाद देश में सबकी पहली पसंद बन गए। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन के मद्देनजर देश भर के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए व्यापारी वर्ग एक बड़े कारोबार की उम्मीद कर रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट को उम्मीद है कि दिवाली त्योहार की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह हो सकता है। 2 वर्ष बाद दिवाली ऐसी आ रही है जिसमें आप देखेंगे कि बाजारों में ग्राहकों की जो वृद्धि है बहुत तेज़ी से वो बढ़ रही है। देश भर के व्यापारियों को लगता है कि इस बार दिवाली पर जो व्यापार होगा वो बहुत अच्छा होगा। और पूरे देश भर में हमने हमारी जो एसोसिएशन है उनको ये कहा है कि गांव और शहरों के अंदर जो हमारे लोकल कारीगर हैं जो वो सामान बनाते हैं उन सामानों की बिक्री आप कीजिए। तो लगातार सभी राज्यों में हमारी एसोसिएशंस का तालमेल ऐसे छोटे छोटे लोगों से बना हुआ है जिनके पास कला तो है, बाजार नहीं था, तो हम उनको बाजार दे रहे हैं। और इस बार आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें पूरे देश में देखने को मिलेंगी। कैट ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी कैट ने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है और निश्चित रूप से देश के व्यापारियों एवं आयातकों ने चीन से आयात बंद कर दिया है, जिसके कारण इस दिवाली त्योहारी सीजन में चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होने वाला है। हाल ही में विभिन्न राज्यों हार गया की रहने वाली महिला सबनम परवीन डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का उदाहरण पेश कर रही हैं। सबनम परवीन ने बताया कि 2018 से यह मोमबत्तियां बना रही हूं। इस काम के लिए ट्रेनिंग ली है। 1 साल में 5 से 6 लाख रुपए तक कमा लेती हूं। परवीन ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले तो इससे 20 से 25 महिलाओं को रोजगार भी दिया जा सकता है। मैं तो अपना ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद घर में सिलाई करती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद जीविका जब चालू हुआ मोहनपुर प्रखंड में एक सीसी दीदी आई थी, फिर एक डीपीजी मेंबर समूह बनाई और एक जनरल समूह बनाए थे। फिर डीपीजी मेंबर जितना है सभी को हम लोग को प्रशिक्षण के लिए आरसीटी भेजा गया था जीविका के तहत। मैं हर डिजाइन हर तरह का मोमबत्ती बना रही हूँ। जेल मोम का भी बनता है, जैसे ये है, ये जेल मोम है। अच्छा। एक लालटेन, यानी हर डिज़ाइन हर कलर का जैसा जैसा मेरा ऑर्डर आता है वैसा हम बना के देते हैं। साल में 5 से 6 लाख इनकम हो जाती है। हम सोच रहे हैं अगर सरकार से कुछ और हमें सब्सिडी लोन दिया जाए तो कुछ और बड़ा बिजनेस करके कम से कम 20-25 महिला को अपना रोजगार दे सकते हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव के और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में क्या क्या है अनाज का भाव।
देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। मक्का के रकबे में अब तक 5000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का की कुल बुआई 83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान मक्का की बुआई का रकबा 77,000 हेक्टेयर ही रहा था। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 1 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव था 1,300 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 1,275 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 नवंबर को देसी लाल मक्का 2,300 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,725 रुपए पर आ गया। जबकि मैनपुरी मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 1,720 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह गोंडा मंडी में सोमवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 10 रुपए उठकर 1,760 रुपए पर जा पहुँचे। वहीं देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में लोकल मक्का का भाव रहा 1,459 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,630 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 93,487 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 41,000 हेक्टेयर रहा था। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1 नवंबर को उड़द का भाव रहा 8,600 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,600 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को उड़द का भाव था 8,040 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 8,055 रुपए पर जा पहुँचा। हालांकि दादरी मंडी में उड़द के भाव में नरमी रही। यहाँ सोमवार को उड़द का भाव रहा 8,230 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,200 रुपए पर आ गया। वहीं हाथरस मंडी में 1 नवंबर को उड़द का भाव था 8,050 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 8,040 रुपए पर हुए, जबकि सुल्तानपुर मंडी में 1 नवंबर को उड़द का भाव रहा 7,650 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,660 रुपए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीद दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है।
तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।